अध्याय 16 शिवाजी की उपलब्धियां, चरित्र और इतिहास में स्थान। शिवाजी की नीतियां कितनी पारंपरिक थीं। शिवाजी की राज्य नीति उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की तरह बहुत नई नहीं थी। अनादिकाल से ही एक विशिष्ट हिंदू राजा का उद्देश्य हर पतझड़ के आरंभ में अपने पड़ोसियों की कीमत पर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकल पड़ता था। वास्तव में संस्कृत विधि ग्रंथों में एक सच्चे क्षत्रिय सरदार के लिए ऐसी ही एक आवश्यक उपलब्धि बताई गई है। 99 से 103, 182 हाल के समय में उत्तर भारत और दक्कन के मुस्लिम शासकों का भी यही प्रचलन रहा था। लेकिन इन विजेताओं ने अपने क्षेत्रीय विस्तार को धार्मिक उद्देश्यों से उचित ठहराया। कुरान के कानून के अनुसार एक मुस्लिम राजा और उसके पड़ोसी काफिर राज्यों के बीच शांति नहीं हो सकती। ये राज्य दारुल हर्ब या युद्ध के वैध स्थल हैं और मुस्लिम राजा का कर्तव्य है कि वह उनमें तब तक कत्लेआम और लूटपाट करे जब तक कि वे सच्चे धर्म को स्वीकार न कर लें और दारुल इस्लाम न बन जाए, जिसके बाद वे उसके संरक्षण के हकदार हो जाएंगे। शिवाजी की विदेश नीति और कुरान के अनुसार एक सम्राट की विदेश नीति के बीच इतना गहरा संयोग है कि शिवाजी का इतिहास उनके दरबारी कृष्णजी अनंत और बीजापुर के फारसी आधिकारिक इतिहास में पड़ोसी देशों में ऐसे हमलों को एक सामान्य राजनीतिक आदर्श के रूप में वर्णित करने के लिए बिल्कुल एक ही शब्द मुल्कगिरी का प्रयोग किया गया है। अंतर केवल इतना था कि कम से कम सिद्धांततः एक रूढ़िवादी मुस्लिम राजा अपने मार्ग में आने वाले अन्य मुस्लिम राज्यों को बख्शने और सच्चे विश्वासियों का खून न बहाने के लिए बाध्य था, जबकि शिवाजी और उनके बाद पेशवाओं ने भी सभी पड़ोसी राज्यों में हिंदू और इस्लामी अपनी मुल्कगिरी जारी रखी और धनी हिंदुओं को मुसलमानों की तरह ही बेरहमी से दबाया। फिर कम से कम सिद्धांततः रूढ़िवादी इस्लामी राजा का लक्ष्य अन्य राज्यों का विलय और धर्मांतरण था, ताकि विजय की संक्षिप्त तीव्र पीड़ा समाप्त होने के बाद अन्य राज्य उनके राज्य के सामान्य भागों की तरह शांति का आनंद ले सकें। लेकिन शिवाजी के सैन्य अभियानों का उद्देश्य, जब तक कि उनके दरबारी इतिहासकार सभासद ने इसे गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, विलय नहीं बल्कि केवल लूटपाट थी, या उनके शब्दों को उद्धृत करते हुए मराठा सेनाएं अपना पेट भरती रहें, हर साल 8 महीने के लिए विदेशी देशों का खर्च वहन करना और ब्लैकमेल से कर वसूलना। इस प्रकार शिवाजी की शक्ति मूल और सिद्धांत रूप में भारत और अन्यत्र मुस्लिम राज्यों की शक्ति के बिल्कुल समान थी, और वह केवल उस शक्ति के प्रयोग में उनसे भिन्न थे। सार्वभौमिक सहिष्णुता और समान न्याय और संरक्षण उनके स्वराज के स्थायी रूप से अधिग्रहित भाग की विशिष्ट विशेषताएं थीं, जैसा कि हमने अन्यत्र दर्शाया है। शिवाजी द्वारा एक स्थायी राज्य बनाने में विफलता के कारण। शिवाजी एक स्थायी राज्य बनाने में क्यों विफल रहे? मराठा राष्ट्र अपने एकीकरण की अंतिम उपलब्धि से चूक क्यों गया और एक पूर्णतः संकुचित राजनीतिक निकाय के रूप में समेकित होने से पहले ही विघटित क्यों हो गया? एक स्पष्ट कारण निस्संदेह उनके शासनकाल का छोटा होना था, जो 1670 में मुगलों के साथ अंतिम विच्छेद के बमुश्किल 10 वर्ष बाद था। लेकिन यह उनकी विफलता का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। यह संदिग्ध है कि यदि उनके पास बहुत अधिक समय होता तो क्या वे पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य पर आए विनाश को रोक पाते, क्योंकि 17वीं शताब्दी में भी उनके लोगों में वही नैतिक दुर्गुण व्याप्त था जो 18वीं शताब्दी में था। दक्कन में उनके द्वारा स्थापित नए हिंदू साम्राज्य का पहला खतरा इस तथ्य में निहित था कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम की विजयों से उत्पन्न राष्ट्रीय गौरव और समृद्धि ने हिंदू रूढ़िवाद के पक्ष में प्रतिक्रिया उत्पन्न की। इसने जाति भेद और दैनिक अनुष्ठानों की औपचारिक शुद्धता को बढ़ावा दिया, जो गरीब और राजनीतिक रूप से दलित प्रारंभिक मराठा समाज की एकरूपता और सादगी के विपरीत था। इस प्रकार उनकी राजनीतिक सफलता ने उस सफलता के मुख्य आधार को कमजोर कर दिया। अपनी स्वतंत्रता से प्राप्त सुरक्षा, शक्ति और धन में एक स्पष्ट कारण निस्संदेह उनके अपनी स्वतंत्रता से प्राप्त सुरक्षा, शक्ति और धन में 18वीं शताब्दी के मराठों ने मुस्लिम उत्पीड़न के पिछले रिकॉर्ड को भुला दिया। सामाजिक स्तर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। सह्याद्री पर्वतमाला के पूर्व में रहने वाले ब्राह्मण पश्चिम में रहने वालों का तिरस्कार करते थे। पहाड़ी लोग मैदानी इलाकों के अपने भाइयों का तिरस्कार करते थे, क्योंकि अब वे बिना किसी दंड के ऐसा कर सकते थे। राज्य का मुखिया यद्यपि एक ब्राह्मण था, उसके अन्य ब्राह्मण सेवकों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, क्योंकि पहले पेशवा के परदादा कभी देश के ब्राह्मणों के परदादाओं से भी समाज में निम्न थे। जब चित्पावन ब्राह्मण देशस्थ ब्राह्मणों के साथ सामाजिक युद्ध लड़ रहे थे, तब ब्राह्मण मंत्रियों, राज्यपालों और कायस्थ सचिवों के बीच तीव्र ईर्ष्या व्याप्त थी। शिवाजी के शासनकाल से ही हमें इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जाति विखंडन से बढ़ती है। यह राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। शिवाजी का हिंदू स्वराज का आदर्श जितना रूढ़िवादिता पर आधारित था, उतना ही उसमें अपनी मृत्यु का बीज भी छिपा था। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, एक अस्थायी उत्साह पूरे देश में छा जाता है और हम कल्पना करते हैं कि यह एक हो गया है, लेकिन हमारे सामाजिक शारीरिक ढांचे में दरारें और छेद गुप्त रूप से अपना काम करते रहते हैं। हम किसी भी महान विचार को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते।
शिवाजी का उद्देश्य इन दरारों को बनाए रखना था। वह मुगल आक्रमण से एक ऐसे हिंदू समाज को बचाना चाहते थे जिसके लिए औपचारिक भेद और जातियों का अलगाव जीवन की मूल आत्मा है। वह इस विषम समाज को पूरे भारत पर विजय दिलाना चाहते थे। उन्होंने रेत की रस्सियां बुनी, उन्होंने असंभव को संभव करने का प्रयास किया। भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर ऐसी जातिग्रस्त, अलग थलग, आंतरिक रूप से विखंडित संप्रदाय का स्वराज स्थापित करना किसी भी मनुष्य की शक्ति से परे है। यह ब्रह्मांड के दैवीय नियम के विरुद्ध है। शिवाजी और उनके ससुर गायकवाड़ मराठा थे, अर्थात एक तिरस्कृत जाति के सदस्य। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में दक्कन में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से पहले महाराष्ट्र का कोई भी ब्राह्मण मराठा कहे जाने पर अपमानित महसूस करता था। नहीं, वह गर्मजोशी से उत्तर देते, मैं एक दक्षिणा ब्राह्मण हूँ। शिवाजी ने उन ब्राह्मणों के हाथों अपने अपमान को गहराई से महसूस किया जिनकी रक्षा और समृद्धि के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें शूद्र मानने की उनकी जिद ने उन्हें कायस्थों के नेता और ब्राह्मण अभिमान के एक और शिकार बालाजी अवजी की बाहों में धकेल दिया। ब्राह्मणों को कायस्थों की बुद्धिमत्ता और साहित्यिक शक्तियों से व्यावसायिक ईर्ष्या होती थी, जो शिक्षा और सरकारी नौकरी में उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने कायस्थों को वैदिक संस्कारों से वंचित एक निम्न जाति घोषित करके और बालाजी अवजी, जिन्होंने अपने पुत्र को यज्ञोपवीत पहनाने का साहस किया था, का सामाजिक बहिष्कार करके खुद को सांत्वना दी। बालाजी को स्वाभाविक रूप से अपने स्वामी के प्रति सहानुभूति थी और उन्होंने गगारत्ता को नियुक्त करके उन्हें सामाजिक रूप से ऊंचा उठाने का प्रयास किया, जिन्होंने शिवाजी को एक शुद्ध क्षत्रिय बनाया। महायाजक ने बालाजी के प्रति उनके भारी अनुचर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ग्रंथ, या यूं कहें कि 2, लिखा जिसमें कायस्थ जाति का महिमामंडन किया गया था, लेकिन अपने समकालीन ब्राह्मणों को आश्वस्त किए बिना। शिवाजी या पेशवाओं के अधीन सुविचारित संगठित सांप्रदायिक सुधार, शिक्षा के प्रसार या लोगों के एकीकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। मराठा राज्य में लोगों का एकीकरण जैविक नहीं बल्कि कृत्रिम, आकस्मिक और इसलिए अनिश्चित था। यह पूरी तरह से शासक के असाधारण व्यक्तित्व पर निर्भर था और जब देश में महापुरुषों का उत्पादन बंद हो गया तो यह भी लुप्त हो गया। व्यक्तिगत विवेक वाली सरकार अपने स्वभाव से ही अनिश्चित होती है। इस अनिश्चितता का प्रशासन पर घातक प्रभाव पड़ा। तंत्र और नियम चाहे कितने भी सुनियोजित क्यों न हो, प्रशासन का वास्तविक संचालन अकुशलता, अचानक बदलावों और सरकारी भ्रष्टाचार से प्रभावित रहा, क्योंकि कोई भी अपने पद या अपनी योग्यता की उचित सराहना के प्रति आश्वस्त महसूस नहीं करता था। यह पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों के सभी निरंकुश राज्यों के लिए अभिशाप रहा है, सिवाय उन राज्यों के जहां निरंकुश शासक राजा के समान नायक रहा हो या जहां लोगों में उच्च स्तर की शिक्षा, सभ्यता और राष्ट्रीय भावना ने इस बुराई को कम किया हो। मराठों द्वारा आर्थिक पहलू की उपेक्षा। मराठा शासकों ने राज्य के आर्थिक विकास की उपेक्षा की। उनमें से कुछ ने निस्संदेह किसानों को अवैध वसूली से बचाने का प्रयास किया और इस हद तक उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया। लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा वाणिज्य को बार बार परेशान किया जाता था और व्यापारी केवल कानूनी शुल्क दर का भुगतान करके आवागमन की स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की सुरक्षा के बारे में कभी भी आश्वस्त नहीं हो सकते थे। एक छोटे से प्रांत के आंतरिक संसाधन, जहां कोई उद्योग नहीं था, व्यापार बहुत कम था, भूमि बंजर थी और कृषि अल्प और अनिश्चित वर्षा पर निर्भर थी, संभवतः शिवाजी की विशाल सेना या पेशवाओं की आकांक्षाओं वाली शाही स्थिति और विश्व प्रभुत्व का समर्थन नहीं कर सकते थे। राज्य के आवश्यक खर्चों को पूरा किया जा सकता था और राज्य के सभी अंगों को केवल अपनी सीमाओं के बाहर से धन के निरंतर प्रवाह से, अर्थात नियमित रूप से छापे मारकर एक साथ रखा जा सकता था। जैसा कि स्वर्गीय श्री जी के गोखले ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वर्तमान कठोर भूमि मूल्यांकन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए हंसते हुए मुझसे कहा था, देखिए, मराठा शासन में भू राजस्व का कोई खास महत्व नहीं था। उन पुराने दिनों में जब फसल बर्बाद होती थी तो हमारे लोग अपने घोड़ों और भालों के साथ निकल पड़ते थे और अगले 2-3 साल तक पेट भरने लायक लूट का माल वापस लाते थे। अब उन्हें अपनी ही जमीन पर भूखा रहना पड़ रहा है। इस प्रकार उनके राज्य के चरित्र के कारण मराठाओं के हाथ सबके विरुद्ध हो गए और सबके हाथ उनके विरुद्ध हो गए। एक दुष्चक्र में घूमते रहना एक त्रिगस्टेट के लिए अभिशाप है। अगर उसे अपना भोजन प्राप्त करना है तो उसे समय समय पर युद्ध करना ही होगा, लेकिन युद्ध जब आपूर्ति के एक सामान्य तरीके के रूप में छेड़ा जाता है तो आक्रमणकारी और आक्रांत देशों दोनों के उद्योग और धन को समान रूप से नष्ट कर देता है और अंततः ऐसे युद्धों के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। एक त्रिगस्टेट के लिए शांति मृत्यु के समान है, लेकिन शांति ही धन की प्राणवायु है। इसलिए त्रिगस्टेट सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देता है। उदाहरण के लिए शिवाजी द्वारा सूरत की बार बार की गई लूट ने उस शहर से व्यापार और धन को डरा दिया और उनके दूसरे हमले 1670 में उन्हें पहले हमले की तुलना में बहुत कम लूट मिली और कुछ वर्षों बाद मराठा आक्रमण के निरंतर भय ने सूरत को पूरी तरह से दरिद्र बना दिया और आपूर्ति का यह स्रोत पूरी तरह से सूख गया।
इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से मराठा राज्य का कोई स्थिर आधार नहीं था, न ही अपने भीतर विकास का कोई सामान्य साधन था। चालाकी और षड्यंत्र की अधिकता। अंततः मराठा नेता चालाकी पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वादों के प्रति एक निश्चित मात्रा में निष्ठा के बिना कोई भी समाज एकजुट नहीं रह सकता। उनके राज्य के जन्म के समय छलकपट और झूठ जरूरी रहे होंगे, लेकिन उनकी शक्ति के परिपक्व होने के दौरान भी ये जारी रहे। कोई भी मराठा मंत्री के वादे या मराठा सेनापति के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकता था। राजापुर कारखाने के नुकसान की भरपाई के लिए शिवाजी के साथ अंग्रेज व्यापारियों की लंबी और अंततः निष्फल बातचीत को देखें। मराठा सरकार पर हमेशा अपने संधि दायित्वों का पालन करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। शिवाजी और कुछ हद तक बाजीराव प्रथम ने युद्ध और कूटनीति के बीच एक सराहनीय संतुलन बनाए रखा, लेकिन बाद के मराठों ने यह व्यावहारिक क्षमता खो दी। वे कूटनीतिक चालाकी पर बहुत अधिक भरोसा करते थे, मानो साम्राज्य शतरंज का एक शांतिपूर्ण खेल हो। सैन्य दक्षता की उपेक्षा की गई, सही समय पर और सही तरीके से युद्ध करने से परहेज किया गया, या इससे भी बदतर उनकी सेनाओं को बेमौसम अभियानों और नियमित छापेमारियों में बर्बाद कर दिया गया, और सर्वोच्च राजनीतिक बुद्धिमत्ता को राजरण या कूटनीतिक षड्यंत्रों में ही निहित माना गया। इस प्रकार जब मराठा मकड़ी खोखले गठबंधनों और कूटनीतिक प्रतिषड्यंत्रों का अंतिम जाल बुन रही थी, तब वेलेस्ली का कवचयुक्त मुक्का उसके श्रमसाध्य लेकिन कमजोर राज्य कौशल के ढांचे में घुसा दिया गया, और कुछ तेज और विवेकपूर्ण प्रहारों से उसकी सुरक्षा और आवरण छिन्न भिन्न हो गया, और उसकी शक्ति नंगी और असहाय रह गई। एक के बाद एक निजाम को निरस्त कर दिया गया, टीपू को कुचल दिया गया, और पेशवा को गुलाम बना लिया गया। जब सिंधिया और होलकर पूरे भारत पर आधिपत्य का स्वप्न देख रहे थे, तब अचानक उन्हें पता चला कि उनकी स्थानीय स्वतंत्रता भी चली गई है। कर्मठ व्यक्ति, सैनिक राजनेता, हमेशा केवल षड्यंत्रकारी मक्कार पर विजय प्राप्त करता है। शिवाजी का चरित्र। शिवाजी का निजी जीवन नैतिकता के उच्च आदर्शों से चिह्नित था। वे एक समर्पित पुत्र, एक स्नेही पिता और एक विचारशील पति थे। हालांकि वे अपने युग के विचारों और रीति रिवाजों से ऊपर नहीं उठे, जो पुरोहित वर्ग में भी योद्धाओं और राजाओं की तो बात ही छोड़िए, अनेक पत्नियां रखने और रखैले रखने की अनुमति देते थे। बचपन से ही सहज प्रवृत्ति और प्रशिक्षण से वे अत्यंत धार्मिक थे, और जीवन भर संयमी, दुराचार से मुक्त, साधु संतों के प्रति समर्पित और धर्म ग्रंथों के पाठ, पवित्र कथाओं और गीतों को सुनने के अत्यंत शौकीन रहे। लेकिन धर्म उनके साथ सदाचार और उदारता का एक ताजा स्रोत बना रहा। इसने न तो उनके मन को व्याकुल किया और न ही उन्हें कट्टर बनाया। उनके विश्वास की ईमानदारी सभी संप्रदायों, मुस्लिम और हिंदू दोनों के साधु संतों के प्रति उनके निष्पक्ष सम्मान और सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता से सिद्ध होती है। महिलाओं के प्रति उनकी शिष्टता और अपने शिविर में नैतिकता का कठोर पालन उस युग में एक आश्चर्य था, और उन्होंने खफी खान जैसे विरोधी आलोचकों की भी प्रशंसा अर्जित की। उनमें जन्मजात नेता का व्यक्तिगत आकर्षण था, और उन्होंने अपने सभी परिचितों पर जादू कर दिया, देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने अधिकारियों से अत्यंत समर्पित सेवा प्राप्त की, जबकि उनकी शानदार विजय और सदैव तत्पर मुस्कान ने उन्हें अपने सैनिकों का आदर्श बना दिया। चरित्र निर्णय की उनकी शाही क्षमता उनकी सफलता के प्रमुख कारणों में से एक थी, क्योंकि सेनापतियों, राज्यपालों, राजनयिकों और सचिवों के उनके चयन में कभी कोई त्रुटि नहीं होती थी, और उनका प्रशासन, चाहे नागरिक हो या सैन्य, दक्षता के मामले में बेजोड़ था। वे राजा बनने के कितने योग्य थे, यह उनके राज्य के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार और न्याय, सभी धर्मों की सुरक्षा और उन्हें अनुदान, किसानों के प्रति उनकी चिंता और सभी व्यवस्थाएं करने और दूर के अभियानों की योजना बनाने में उनकी उल्लेखनीय दूरदर्शिता से सिद्ध होता है। उनका सैन्य संगठन दक्षता का एक आदर्श था। हर चीज की पहले से व्यवस्था की जाती थी, और एक उचित देखभालकर्ता के अधीन उसे उचित स्थान पर रखा जाता था। एक उत्कृष्ट गुप्तचर प्रणाली ने उन्हें उनके इच्छित अभियान के क्षेत्र के बारे में सूक्ष्मतम जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी थी। उनकी सेना की टुकड़ियां बिना किसी असफलता के लंबी दूरियों पर इच्छानुसार संयुक्त या बिखरी हुई थीं। शत्रु के पीछा करने या बाधा डालने का सफलतापूर्वक सामना किया जाता था, और फिर भी लूट का माल बिना किसी हानि के शीघ्रतापूर्वक और सुरक्षित रूप से घर पहुंचा दिया जाता था। उनकी जन्मजात सैन्य प्रतिभा इस बात से सिद्ध होती है कि उन्होंने सहज रूप से उस युद्ध प्रणाली को अपनाया जो उनके सैनिकों के नस्लीय चरित्र, देश की प्रकृति, युग के हथियारों और उनके शत्रुओं की आंतरिक स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त थी। उनकी शक्तिशाली घुड़सवार सेना, जो तेज तर्रार पैदल सेना से सुसज्जित थी, औरंगजेब के युग में अप्रतिरोध्य थी। उनकी मृत्यु के एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद उनके अंध अनुकरणकर्ता दौलत राव सिंधिया ने वही रणनीति जारी रखी, जब अंग्रेजों के पास मैदानी कार्रवाई के लिए गैलपर तोपें थीं और अधिकांश दक्कन के शहरों को घेर लिया गया था और रक्षात्मक तोपखाने से सुसज्जित किया गया था, और इस प्रकार वह शर्मनाक रूप से विफल रहे। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श और कठिनाइयां। क्या शिवाजी ने केवल एक ट्रिगस्टेट यानी एक ऐसी सरकार की स्थापना की जो केवल युद्ध से जीवित और विकसित होती है?
क्या वह केवल लूटपाट का धंधा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी या तैमूर का हिंदू संस्करण था? मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं होगा। एक बात तो यह है कि उन्हें अपने राजनीतिक आदर्श को साकार करने के लिए कभी शांति नहीं मिली। उनका पूरा छोटा जीवन शत्रुओं के साथ संघर्ष का, तैयारी का काल था, न कि फलदायी। उनका सारा ध्यान दैनिक खतरों का दैनिक उपायों से सामना करने में लगा रहा और उन्हें शांतिपूर्वक एक सुनियोजित राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का अवसर नहीं मिला। उनका अभिलेख अधूरा है और हम उनकी वास्तविक उपलब्धि से उनके राजनीतिक उद्देश्य का अनुमान विश्वासपूर्वक नहीं लगा सकते। उनके नियमों जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों से इसका अनुमान लगाना अधिक उचित होगा, हालांकि इस प्रकार की सामग्री अल्प और प्रायः अनिर्णायक है। विशाल गंगा घाटी और दक्कन से होकर पूर्व की ओर फैले विस्तृत देश में प्रकृति ने राज्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। अपने पड़ोसियों की तुलना में उनकी ताकत में दैनिक परिवर्तन के साथ उनका आकार बदलता रहता है। एक पीढ़ी से अधिक समय तक उनके बीच कोई स्थिर संतुलन नहीं रह सकता। प्रत्येक को आत्मरक्षा के लिए उतना ही दूसरों पर दबाव डालना पड़ता है जितना आक्रमण के लिए। यदि वह नहीं चाहता कि दूसरे उस पर आक्रमण करें और उसे अपने में समाहित कर लें, तो प्रत्येक को सशस्त्र होना चाहिए और दूसरों पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां पड़ोसियों के साथ टकराव सामान्य बात है, वहां एक विशाल सशस्त्र बल, निरंतर सतर्कता और पहला प्रहार करने के लिए तत्परता एक राज्य के अस्तित्व की आवश्यक शर्तें हैं। इस बुराई का समाधान केवल समुद्र से समुद्र तक पूरे देश में एक सार्वभौमिक साम्राज्य की स्थापना से ही हो सकता था। शिवाजी एक क्षण के लिए भी दिल्ली सरकार के शांतिपूर्ण स्वभाव या संधि के प्रति निष्ठा के बारे में आश्वस्त नहीं हो सके। अकबर के समय से दक्कन में मुगल विस्तार का पिछला इतिहास उनके लिए एक चेतावनी था। संपूर्ण दक्षिण भारत पर कब्जा करने की शाही नीति शिव के लिए आदिल शाह या कुतुब शाह जितनी ही स्पष्ट थी। इसका पूरा होना केवल समय की बात थी और प्रत्येक दक्कनी शक्ति को यदि अस्तित्व में रहना था तो मुगलों के साथ अनंत युद्ध लड़ना ही था। इसलिए शिवाजी ने दक्कन में मुगल क्षेत्र को लूटने का कोई मौका नहीं गंवाया। बीजापुर के साथ उनके संबंध कुछ अलग थे। वह बीजापुर की कीमत पर ही अपना सिर उठा सकते थे या अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे। अपने अधिपति के विरुद्ध विद्रोह उनके अस्तित्व की आवश्यक शर्त थी। लेकिन जब लगभग 1662 में उनके और आदिल शाही मंत्रियों के बीच समझौता हो गया, तो उन्होंने बीजापुर साम्राज्य के हृदय को छेड़ना छोड़ दिया। हालांकि बीजापुरी सामंतों के साथ, जिनकी जागीरें उनके राज्य के निकट थीं, उन्हें तब तक युद्ध करना पड़ा जब तक कि उन्होंने कोल्हापुर, उत्तरी कनारा और दक्षिण कोंकण को उनके हाथों से नहीं छीन लिया। कर्नाटक विभाग अर्थात धारवाड़ और बेलगाम जिलों में उनकी मृत्यु के समय यह संघर्ष अभी भी अनिर्णित था। अपने स्वाभाविक विस्तार के मार्ग में आने वाले प्रांतों के साथ वह शांति से नहीं रह सकते थे, हालांकि वह बीजापुर की केंद्रीय सरकार को चुनौती नहीं देना चाहते थे। 1672 में अली द्वितीय की मृत्यु, बालक सिकंदर आदिल शाह के राज्याभिषेक, राजधानी में प्रतिद्वंद्वी सरदारों के बीच गुटबाजी और सरकार के स्पष्ट विघटन ने उनके इस दृष्टिकोण को बदल दिया। लेकिन 1679 के मुगल आक्रमणों के दौरान शिवाजी ने बीजापुर की भरपूर मदद की। आत्मा पर उनका प्रभाव। शिवाजी की वास्तविक महानता उनकी मौलिक अवधारणा या राजनीतिक दूरदर्शिता की गहराई में नहीं, बल्कि उनके चरित्र और व्यावहारिक क्षमता में निहित थी। दूसरों के चरित्र की अचूक अंतर्दृष्टि, व्यवस्थाओं की दक्षता और परिस्थितियों के अनुसार क्या व्यावहारिक और सबसे अधिक लाभदायक था, इसकी सहज समझ, यही उनके जीवन की सफलता के कारण थे। इनमें उनकी व्यक्तिगत नैतिकता और उद्देश्य की उच्चता भी शामिल होनी चाहिए, जिसने उनके समुदाय के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को उनकी ओर आकर्षित किया, जबकि उनकी सार्वभौमिक सहिष्णुता और समान न्याय पर जोर ने उनके शासन के अधीन सभी वर्गों को संतुष्टि प्रदान की। उन्होंने अपने पूरे राज्य में व्यवस्था बनाए रखी और नैतिक नियमों को लागू किया, और उनके शासन में लोग अन्यत्र की तुलना में अधिक खुश थे। उनकी शानदार सफलता ने उनके समकालीनों की कल्पना को प्रज्वलित किया और उनका नाम मराठा जाति को एक नए जीवन के लिए बुलाने वाला मंत्र बन गया। उनकी मृत्यु के 9 वर्षों के भीतर ही उनका राज्य छिन गया। लेकिन उनके जीवन की अमर उपलब्धि मराठों को एक राष्ट्र में पिरोना था, और उनकी सबसे अनमोल विरासत वह भावना थी जो उन्होंने अपने लोगों में फूंकी। दक्कन की 3 मुस्लिम शक्तियों का आपसी संघर्ष और आंतरिक कमजोरी निस्संदेह शिवाजी के उत्थान में सहायक कारण थे। लेकिन उनकी सफलता उनके शत्रुओं की अयोग्यता से कहीं अधिक ऊंचे स्रोत से उत्पन्न हुई थी। मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न अंतिम महान रचनात्मक प्रतिभा और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। उनकी प्रणाली उनकी अपनी रचना थी और रणजीत सिंह के विपरीत उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। उनकी सेना का प्रशिक्षण और कमान उनके अपने लोगों द्वारा दी गई थी, न कि फ्रांसीसियों द्वारा। उन्होंने जो बनाया वह लंबे समय तक चला। उनकी संस्थाओं को 1 शताब्दी बाद पेशवाओं के शासन के स्वर्णिम दिनों में भी प्रशंसा और अनुकरण की दृष्टि से देखा जाता था। शिवाजी अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़कर कुछ नहीं सीखा।
उन्होंने किसी भी शाही दरबार, सभ्य शहर या संगठित शिविर में जाने से पहले ही अपने राज्य और सरकार का निर्माण किया। उन्हें किसी अनुभवी मंत्री या सेनापति से कोई सहायता या परामर्श नहीं मिला, लेकिन उनकी जन्मजात प्रतिभा ने अकेले और बिना किसी सहायता के उन्हें एक सुगठित राज्य, एक अजेय सेना और प्रशासन की एक भव्य और कल्याणकारी प्रणाली स्थापित करने में सक्षम बनाया। उनके उदय से पहले मराठा जाति कई दक्कनी राज्यों में परमाणुओं की तरह बिखरी हुई थी। उन्होंने उन्हें एक शक्तिशाली राष्ट्र में एकीकृत किया और उन्होंने मुगल साम्राज्य, बीजापुर, पुर्तगाली भारत और जंजीरा के एबिसिनियन जैसी 4 शक्तिशाली शक्तियों के विरोध के बावजूद यह हासिल किया। आधुनिक समय में किसी अन्य हिंदू ने ऐसी क्षमता नहीं दिखाई है। बांखरों के भौतिकवादी मराठा लेखकों ने हमें शिवाजी की विरासत की एक सूची दी है। इतने सारे हाथी, घोड़े, सैनिक, दास, गहने, सोना और चांदी और यहाँ तक कि मसाले और किशमिश भी। लेकिन उन्होंने भावी पीढ़ी को शिवाजी के सबसे बड़े उपहार यानी मराठा जाति के नए जीवन का उल्लेख नहीं किया है। वे राज्य की सेवा करते थे, लेकिन उसके प्रबंधन में उनका कोई योगदान नहीं था। उन्होंने सेना में अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन युद्ध या शांति संचालन में उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया। वे हमेशा अधीनस्थ रहे, कभी नेता नहीं। शिवाजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजापुर और दिल्ली को चुनौती दी और इस प्रकार अपने देशवासियों को सिखाया कि युद्ध में स्वतंत्र नेता बनना संभव है। फिर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की और अपने लोगों को सिखाया कि वे एक राज्य के सभी विभागों का प्रशासन करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने उदाहरण से सिद्ध किया कि हिंदू जाति एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक राज्य की स्थापना कर सकती है, शत्रुओं को परास्त कर सकती है, वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, वे साहित्य और कला, वाणिज्य और उद्योग की रक्षा और संवर्धन कर सकते हैं, वे अपनी नौसेनाएं और समुद्री व्यापारिक बेड़े बनाए रख सकते हैं और विदेशियों के साथ समान स्तर पर नौसैनिक युद्ध कर सकते हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदुओं को अपने विकास के पूर्ण स्तर तक पहुंचने की शिक्षा दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हिंदू जाति अभी भी न केवल जमातदार, गैर मिशन अधिकारी और चिटनीस क्लर्क पैदा कर सकती है, बल्कि मनुष्यों के शासक और यहाँ तक कि राजाओं के राजा, छत्रपति भी पैदा कर सकती है। सम्राट जहांगीर ने इलाहाबाद के अक्षय वट वृक्ष को जड़ से काट डाला और उसके ठूंठ पर लाल गर्म लोहे का कड़ाहा ठोंक दिया। उसने खुद को खुश किया कि उसने उसे मार डाला, लेकिन देखो, 1 साल में पेड़ फिर से बढ़ने लगा और इसके विकास में भारी बाधा को हटा दिया। शिवाजी ने दिखाया है कि हिंदू धर्म का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, कि यह सदियों के राजनीतिक बंधन, प्रशासन से बहिष्कार और कानूनी दमन के प्रतीत होने वाले कुचलने वाले बोझ के नीचे से उठ सकता है। यह नई पत्तियां और शाखाएं उगा सकता। शिवाजी के बारे में मराठी अभिलेखों का चरित्र। 17वीं शताब्दी में मराठा गरीब और असभ्य लोग थे जो कई राज्यों में फैले हुए थे और उनके पास लोकगीतों और धार्मिक कविताओं के अलावा अपना कोई साहित्य नहीं था। शिवाजी ने पहली बार उन्हें शांति, धन और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय दरबार दिया, जिसके बिना साहित्य का निर्माण या आधिकारिक अभिलेखों का भंडारण संभव नहीं है। लेकिन यह सुखद स्थिति बमुश्किल 18 वर्षों तक चली। 1671 में मुगलों के साथ उनके अंतिम विच्छेद से लेकर 1689 में शंभूजी की मृत्यु तक। उसके बाद हर मराठा किले और शहर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और मराठा राज्य के अभिलेख जला दिए गए या तितर-बितर कर दिए गए, ठीक उसी तरह जैसे 1817 में मराठों ने एल्फिंस्टन के पुस्तकालय को नष्ट कर दिया था जब उन्होंने उनके निवास पर कब्जा कर लिया था। सत्ता और समृद्धि के इन 18 वर्षों के दौरान भी मराठे कलम से ज्यादा तलवार से ही काम लेते रहे। तब कोई भी साहित्य, कोई लंबा इतिहास या जीवनी नहीं लिखी गई थी। शिवाजी के दोनों दरबारी कवि विदेशी थे। कार्यालय अभिलेख, राजस्व विवरणी और भेजे प्राप्त पत्रों की प्रतियां निस्संदेह रखी जाती थीं और यदि वे बची होती तो हमें इतिहास की बहुमूल्य सामग्री प्रदान कर सकती थीं। यह उल्लेखनीय है कि लगभग आधी शताब्दी की समर्पित खोज के बाद भी शिवाजी के समय का एक भी राजकीय पत्र या आधिकारिक प्रेषण तंजौर मामलों से संबंधित 3 पत्रों को छोड़कर नहीं मिला है। वास्तव में इस दृष्टिकोण के विरुद्ध नहीं जाता है, लेकिन हजारों निजी कानूनी दस्तावेज, अनुदान के कार्य, मुकदमों के निर्णय, याचिकाओं पर आदेश आदि एकत्र किए गए हैं और इसका पर्याप्त कारण यह है कि उन्हें राजकीय अभिलेखागार में नहीं रखा गया था, जहां वे बहुत पहले नष्ट हो गए होते, बल्कि निजी परिवारों के पास रखा गया था, जिन्होंने उन्हें शीर्षक पत्रों के रूप में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया था। इसलिए पेशवा काल से पहले के मराठा साम्राज्य में राजकीय पत्रों, विस्तृत आधिकारिक इतिहास, समकालीन संस्मरणों और पत्र पुस्तिकाओं का पूर्णतः अभाव है, जिनसे मुगल इतिहास समृद्ध है। शिवाजी और यहाँ तक कि शंभूजी के समय के जो एकमात्र समकालीन अभिलेख अब बचे हैं, वे अंग्रेजी और फारसी में हैं, मराठी में तो बिल्कुल भी नहीं। समय की दृष्टि से उनके शासनकाल का एकमात्र मराठी अभिलेख, यदि हम इस गरिमामयी उपाधि को सभासद के 1694 में लिखे गए संक्षिप्त और भ्रमित संस्मरणों पर लागू कर सकते हैं, तीसरे स्थान पर है और सटीकता और प्रामाणिकता की दृष्टि से इसका स्थान और भी नीचे है।
शंभूजी के शासनकाल के संबंध में स्थिति और भी बदतर है। उनका सबसे प्राचीन और एकमात्र मराठी इतिहास उनकी मृत्यु के 120 वर्षों से भी अधिक समय बाद लिखे गए 10 छोटे पृष्ठों में से एक है। दूसरी ओर फारसी और कुछ हद तक अंग्रेजी स्रोत पूर्णतः समकालीन थे, शीघ्रता से अभिलेखित, पूर्णतः विस्तृत और दिनांकित और सावधानी पूर्वक संरक्षित थे। उनके लेखक भी मराठी इतिहासकारों की तुलना में उच्च बौद्धिक वर्ग के थे, जैसा कि हमें मूल रूप में तीनों भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों का अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। ऐसी स्थिति में सटीक और समकालीन फारसी और अंग्रेजी स्रोतों की तुलना में मराठी वृत्तांतों, जो हमेशा घटनाओं के बहुत बाद के होते हैं और अक्सर किंवदंतियों, विकृत या पूरी तरह से झूठी परंपराओं से भरे होते हैं, को प्राथमिकता देना देशभक्ति हो सकती है, लेकिन यह ईमानदार इतिहास नहीं होगा। 18वीं सदी के अंत में, और अगर मेरा अनुमान सही है तो 19वीं सदी के आरंभ में भी शिवाजी के समय पर कई मराठी रचनाएं रची गईं। ये वे बख्तरबंद कहानियां हैं जिन्हें अज्ञानी जनता के सामने आलोचनात्मक राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन उनका मूल्य, उनका स्रोत, उनका साहित्यिक चरित्र क्या है? उनमें तिथियों का पूर्ण अभाव, घटनाओं के क्रम में उनका भ्रम जो गैर मराठी स्रोतों से सही ज्ञात है, अलौकिक घटनाओं की अधिकता, संक्षेप में उनका गपशप भरा चरित्र और घटिया साहित्यिक योग्यता, ये सब मिलकर उन्हें आधुनिक परंपराओं के बेकार संग्रह के रूप में चिह्नित करते हैं। वे किसी भी अर्थ में इतिहास नहीं है। यहाँ तक कि सभासद बकचर, जो शिवाजी के समकालीन द्वारा रचित होने के बावजूद राजकीय पत्रों और लिखित टिप्पणियों पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसकी रचना उस समय हुई थी जब राजा राम जिंजी किले में घेरे में थे, जहां वे महाराष्ट्र से बाल बाल बचकर आए थे, अपना सब कुछ छोड़कर, और लगातार पकड़े जाने के खतरे में इधर उधर भटकते रहे थे। ऐसा स्वामी और उसके सेवक, जो लगातार पीछा करने वालों के सामने अपनी जान हथेली पर रखकर भाग रहे थे, पूरे दक्कन प्रायद्वीप में अपनी खतरनाक उड़ान के दौरान खुद पर कागजों का बोझ नहीं डाल सकते थे। इसलिए सभासद की रचना पूरी तरह से उनकी स्मृति से ली गई है, एक वृद्ध व्यक्ति की आधी मिटी हुई स्मृति जिसने अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेला था। मल्हार रामराव चिटनिस के पास शिवाजी या शंभूजी के समय के कोई राजकीय पत्र नहीं थे, क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, ये सभी लंबे मुगल युद्धों की तबाही में नष्ट हो गए थे। उन्होंने एक भी दस्तावेज का हवाला नहीं दिया और उन्होंने अपने सभी तथ्य सभासद से लिए, जिससे यह साबित होता है कि उनके पास सूचना का कोई अन्य स्रोत नहीं था। आंतरिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि राव बहादुर डीबी पारसनी और उनके अंग्रेजी मुखपत्र श्री किंकेड द्वारा बिना आलोचना के स्वीकार या प्रकाशित सभी तथाकथित पुराने बखरों में एक जैसी साहित्यिक विशेषताएं हैं। उनमें ढीली परंपराएं हैं जो अक्सर स्पष्ट रूप से झूठी होती हैं, अधिकतम किंवदंतियां, अलौकिक चमत्कार और बाजारू गपशप, और न्यूनतम तथ्य और तिथियां। बीजापुर और गोलकुंडा नगरों की स्थापना ठीक उसी विलक्षण प्रतिभा के परिणामस्वरूप हुई थी। जावलीकर, मोरेंचवी, छोटी बखर सभी गुमनाम और अज्ञात तिथि के हैं। ये तथाकथित बखर स्पष्ट रूप से कुछ अज्ञानी, भोले भाले, मंदबुद्धि लेखकों की रचनाएं हैं, न कि किसी चतुर राज्य मंत्री या विद्वान लेखक की रचना। ये समकालीन लिखित अभिलेखों या प्रामाणिक राजकीय पत्रों पर आधारित होने का जरा भी दिखावा नहीं करते। ये अपने चेहरे पर यह आभास देते हैं कि ये पेशवाओं के शासन से उत्पन्न बौद्धिक प्रतिभा के समाप्त होने के बाद और ब्रिटिश राज के उदय से पहले रचे गए थे। खरे और साने, राजवाड़े और सरदेसाई के अधीन आधुनिक स्कूल के सुविज्ञ और आलोचनात्मक मराठी इतिहासकार। मैं अनुमान लगाता हूं कि ये 1820 और 1840 या 1850 के बीच लिखे गए थे, हालांकि उनमें से कुछ का मूल लगभग समान रूप से पौराणिक या गलत लगभग 1770 से 1790 के आसपास लिखित रूप में दर्ज किया गया होगा।